वेलकम टू स्टडी विद पूजा। जैसा कि हम लोग पॉलिटी का अध्ययन कर रहे हैं, पॉलिटी में एक तरफ हम लोग लक्ष्मीकांत को कवर करते हुए पूरा डीप उसके बारे में अध्ययन कर रहे हैं और दूसरी तरफ यहाँ पर हम लोग जो फैक्ट के बेसिस पे जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनके बारे में भी डिस्कस करते जा रहे हैं। तो यहाँ पर आज हम लोग कुछ क्वेश्चंस के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो यहाँ पर आज संविधान सभा का जो गठन से बनने वाले कुछ क्वेश्चंस हैं तो उनके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, और अभी तक ही अगर आप नए एजुकेटर हैं इस चैनल पर तो सबसे पहले आप सब्सक्राइब करें चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करें जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। आइए डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन है 1922 ईस्वी में निम्नलिखित में से किसके द्वारा यह उद्गार व्यक्त किया गया कि भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छा अनुसार होगा। ये स्टेटमेंट किसने कहा, मतलब कि 1922 में किसने ये इच्छा व्यक्त की कि भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छा अनुसार होगा 1922 में। तो बेसिकली जो संविधान सभा का गठन है उसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं कि संविधान सभा, पहले आप अगर क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहते हैं तो आप आंसर बताने से पहले पॉज कर दिया करें, फिर उसके बाद आप अपना कैलकुलेशन कर लें कि आप कितने में से कितने सही कर पा रहे हैं। कमेंट बॉक्स में नीचे अपने आंसर लिखें कि आपने इतने में से इतना सही किया, तो आपको भी मोटिवेशन मिलेगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल कि 1922 यानी संविधान सभा का गठन कैसे हुआ था। तो सबसे पहले इसका जो विचार था, मैं पूरा फैक्ट आपको पहले क्लियर कर दूं कि संविधान सभा का जो विचार था, विचार का प्रतिपादन इंग्लैंड में समतावादी जो समानतावादी लोग थे और सर हेनरी मेन ने किया। यानी सबसे पहले इंग्लैंड में इसकी संविधान सभा के गठन की बात चली और सर हेनरी मेन ने सबसे पहले ये विचार प्रतिपादित किया संविधान सभा के गठन की, सर हेनरी मेन। फिर इसको व्यवहारिक रूप लेकिन दिया, संविधान सभा के गठन को जो व्यवहारिक रूप देना था वो अमेरिका और फ्रांस में अपनाया गया। लेकिन भारत के परिप्रेक्ष्य में बात की जाए तो भारत में संविधान सभा के सिद्धांत का जो सबसे पहले दर्शन कहा जाए, आप सारे क्वेश्चन अभी इन्हीं से क्रैक करने वाले हैं कि यानी आप इस चीज़ों को ध्यान से लिखें, यानी नोट डाउन भी कर सकते हैं आप कि भारत में सबसे पहले संविधान सभा के गठन के बारे में जो मत है, यानी संविधान सभा के सिद्धांत का दर्शन जो है वो सबसे पहले तिलक के निर्देशन में तैयार किया गया। तिलक के निर्देशन में सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल, और कब, 1895 में। 1895 में जो स्वराज विधेयक था, स्वराज बिल था, उसमें जो बाल गंगाधर तिलक थे उन्होंने 1895 में सबसे पहले इस संविधान सभा के गठन का यानी इस सभा के सिद्धांत का जो दर्शन था वो सबसे पहले तिलक के निर्देशन में तैयार किया गया 1895 में। फिर बात आती है, यानी ये तो हो गई 1895, फिर 1900 में 1922 यानी 1895 में पहली कड़ी और बाल गंगाधर तिलक ने स्वराज विधेयक जो था इसमें इन्होंने सभा के सिद्धांत का दर्शन किया। फिर उसके यानी इन्होंने ये सिद्धांत इसके बारे में कहा, सभा का सिद्धांत यानी भारत में संविधान सभा के सिद्धांत का जो पहली बार सूत्रपात या प्रतिपादन किया तो 1895 में बाल गंगाधर तिलक के माध्यम से। फिर 1895 के बाद 1922 में गांधी जी, यानी बाल गंगाधर तिलक के बाद दूसरे कौन है, महात्मा गांधी जी। 1922 में गांधी जी ने कहा कि भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छा अनुसार होगा। भारतीय संविधान, आपसे स्टेटमेंट भी पूछा जा सकता है कि भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छा पर होगा, ये किसका स्टेटमेंट है, तो ये महात्मा गांधी का है। कब कहा, 1922 में। यानी आपने देखा भारत में इसकी कैसे कैसे इसकी जर्नी रही, 1895 में बाल गंगाधर तिलक, फिर 1922 में महात्मा गांधी, 1922 के बाद 1924 में मोतीलाल नेहरू ने ब्रिटिश सरकार के सम्मुख संविधान सभा के निर्माण की मांग प्रस्तुत की 1924 में। फिर क्या होता है, फिर 1924 के बाद आज से पूछा जाएगा औपचारिक रूप से संविधान सभा का विचार किसने लिखा। तो अब औपचारिक रूप से जहां आप देखेंगे बुकों में लिखा हुआ कि 1934 में पहली बार एम.एन. राय ने संविधान सभा की बात रखी, यानी संविधान सभा के गठन का विचार जो है वो एम.एन. राय के द्वारा, ये आपको बुकों में लिखा मिलता है। तो यानी आप देखते हैं कि 1934 में इसको आप कहेंगे औपचारिक रूप से संविधान सभा के विचार का प्रतिपादन किसने किया सर्वप्रथम, तो एम.एन. राय ने किया, यानी एम.एन. राय 1924 में कौन है, मोतीलाल नेहरू, 1922 में कौन है, महात्मा गांधी, 1895 में बाल गंगाधर तिलक और स्वराज बिल के माध्यम से। तो 1934 यहाँ तक की बात आई, यानी एम.एन. राय ने औपचारिक रूप से संविधान सभा के विचार का प्रतिपादन किया। फिर उसको लोकप्रिय और मूर्त रूप देने का कार्य किसने किया। 1934 के बाद 1935 आता है।
1935 और 1935 यानी यहाँ पर क्या होता है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का एक फैजपुर अधिवेशन होता है। फैजपुर अधिवेशन में इस प्रस्ताव को यानी मूर्त रूप देने का कार्य कौन करते हैं, जवाहरलाल नेहरू करते हैं। यानी उसके बाद यानी आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि 1935 के बाद 1936 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो फैजपुर अधिवेशन था, वहाँ पर बिना किसी बाधा या रुकावट के जो है संविधान सभा के गठन की बात की जाती है, प्रस्ताव रखा जाता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे 1936 की घटना हो गई। फिर उसके बाद 1939 में ये कहा जाता है कि मूर्त रूप देने का कार्य किसने किया, संविधान सभा का गठन जो है उसको मूर्त रूप देने का कार्य किसने किया, वो जवाहरलाल नेहरू ने किया। 1939 में जवाहरलाल नेहरू ने किया। यानी जवाहरलाल, फिर उसके बाद धीरे धीरे यानी जवाहरलाल नेहरू ने यहाँ पे मूर्त रूप देने का कार्य कर दिया। फिर 1942 का क्रिप्स मिशन आ जाता है। 1942 के क्रिप्स मिशन में भारत में संविधान सभा के गठन की जो बात की जाती है, यानी संविधान सभा के गठन की बात को स्पष्ट तौर पर स्वीकार कर लिया जाता है। फिर 1942 क्रिप्स मिशन के बाद 1946 कैबिनेट मिशन आ जाता है, और कैबिनेट मिशन वो आधार होता है, यानी कैबिनेट मिशन प्रस्ताव द्वारा इसे व्यवहारिक रूप प्रदान कर दिया जाता है। तो आप आई थिंक पूरा कॉन्सेप्ट समझ गए कि सबसे पहले भारत के परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो बाल गंगाधर तिलक बात करते हैं 1895 में। उसके बाद डायरेक्ट 1922 आता है। 1895 के बाद 1922 कौन, महात्मा गांधी ने बात करी संविधान सभा के गठन के बारे में, विचार प्रस्तुत किए। फिर उसके बाद 1924 मोतीलाल नेहरू। 1924 के बाद 1934 एम.एन. राय, और औपचारिक रूप से संविधान सभा का विचार प्रतिपादित करते हैं एम.एन. राय। 1934 के बाद 1936 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और फैजपुर अधिवेशन, जहां पर बिना बाधा के संविधान सभा के गठन की बात रखी जाती है, तो 1936। और 1936 के बाद आप देखते हैं 1936 के बाद जवाहरलाल नेहरू 1939 में जवाहरलाल नेहरू इसको मूर्त रूप देने पर, यानी लोकप्रिय और मूर्त रूप देने का कार्य किसने किया, जवाहरलाल नेहरू ने 1939 में किया। फिर उसके बाद 1939 के बाद 1942 क्रिप्स मिशन, जहां पर संविधान सभा के गठन की बात स्वीकार की गई। फिर उसको 1942 के बाद 1946 कैबिनेट मिशन, और कैबिनेट मिशन एक आधार बना, आधार यानी एक बेस का काम किया, और कैबिनेट मिशन के आधार पर यानी संविधान सभा का जो गठन हुआ वर्तमान सिनेरियो में, यानी जो संविधान सभा गठित हुई वो उसका आधार क्या था, वो कैबिनेट मिशन के आधार पर बनी। तो अब इससे रिलेटेड अभी आपको सारे क्वेश्चन मिलने वाले हैं। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन है 1922। अगर आपने कॉन्सेप्ट अच्छे से सीख लिया तो 1922 में निम्नलिखित में से किसके द्वारा यह उद्गार व्यक्त किया गया कि भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छा अनुसार होगा। आपने देखा ये स्टेटमेंट ही पूछ लिया गया, भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छा अनुसार होगा। किसका स्टेटमेंट था, महात्मा गांधी का। कब, 1922। इससे पहले कौन सी घटना, 1895 का बाल गंगाधर तिलक, ठीक है, स्वराज बिल में बात की गई है, यानी सिद्धांत प्रस्तुत किया गया। तो 1922 में महात्मा गांधी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, 1924 में किसके द्वारा ब्रिटिश सरकार से यह मांग की गई कि भारतीय संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा का गठन किया जाए। तो 1924 में किसके द्वारा मांग की गई कि भारतीय संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा का गठन किया जाए। तो 1924 में आते हैं मोतीलाल नेहरू। मोतीलाल नेहरू इस प्रस्ताव को रखते हैं कि संविधान सभा का गठन होना चाहिए। फिर उसके बाद थर्ड क्वेश्चन है संविधान सभा के विचार का औपचारिक रूप से प्रतिपादन किसने किया। संविधान सभा के विचार का औपचारिक रूप से प्रतिपादन किसने किया। तो औपचारिक रूप से प्रतिपादन कहा जाए तो यहाँ पर आप देखेंगे संविधान सभा के विचार का औपचारिक रूप से प्रतिपादन। तो औपचारिक रूप से यानी आपको बुकों में औपचारिक रूप में, औपचारिक और अनौपचारिक क्या होता है, औपचारिक जो क्रमबद्ध यानी कहीं ऐसी बात जो एक तरह से यानी पूर्णतया जो है वो कार्यकारी तौर पे यानी लिख दी जाए, कहीं लिपिबद्ध कर दी जाए, या यानी पूरी तरह से तैयार की जाए, तो वो औपचारिक है। औपचारिक यानी अनौपचारिक और औपचारिक में ये अंतर होता है जो फॉर्मल और इनफॉर्मल। यानी अनौपचारिक कोई कार्य आप घर में कोई कार्य संपन्न करते हैं या कुछ भी, तो ये अनौपचारिक है, किसी को शिक्षा देना या कुछ भी हो गया। लेकिन औपचारिक है आप क्लास में बैठकर शिक्षा ले रहे हैं, ये औपचारिक है। तो वो भी वो क्योंकि एक निश्चित समय है, निश्चित स्थान है और निश्चित लोगों द्वारा आपको शिक्षा दी जा रही, वो क्या है, वो औपचारिक है। अनौपचारिक क्या है, माता पिता द्वारा शिक्षा, गुरुजनों द्वारा शिक्षा। तो ये यानी कि यहाँ पर जो यानी क्लास से बाहर आप कुछ भी सीख रहे हैं वो क्या है, तो ये एक तरह से अनौपचारिक शिक्षा हो गई। तो इसी तरह से औपचारिक रूप दिया गया, औपचारिक यानी एक वे में, एक फॉर्मल वे में। तो यहाँ पर क्या है कि संविधान
संविधान सभा के विचार का औपचारिक रूप से प्रतिपादन किसने किया? एम एन राय ने किया 1934 में, यानी 1895, 1922, 1924, 1924 के बाद 1924 यानी मोतीलाल नेहरू, उसके बाद 1934 औपचारिक रूप से संविधान सभा के विचार का प्रतिपादन किसने किया? एम एन राय ने किया। फिर उसके बाद संविधान सभा को मूर्त रूप किसने दिया? 1934 के बाद, और 1934 के बाद 1939 में मूर्त रूप देने का कार्य, लोकप्रिय बनाने का कार्य किसने किया? 1939 में किसने किया? जवाहरलाल नेहरू ने किया, यानी फोर्थ का डी ऑप्शन सही हो जाता है, जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट क्वेश्चन कि कांग्रेस ने किस वर्ष किसी प्रकार के बाह्य हस्तक्षेप के बिना भारतीय जनता द्वारा संविधान सभा के निर्माण की मांग को लेकर प्रस्ताव पारित किया? तो कांग्रेस ने कब किसी वर्ष यानी किस प्रकार के बाह्य हस्तक्षेप के बिना भारतीय जनता द्वारा संविधान सभा के निर्माण की मांग को लेकर प्रस्ताव पारित किया? तो कब पारित किया? तो 1936 में। अगर आपने पहला जो पूरा कॉन्सेप्ट बताया गया आपने उसको देख लिया तो आप बेसिकली सारे आंसर देख पा रहे होंगे। तो 5 का सी आंसर हो जाता है 1936। नेक्स्ट क्या होगा? नेक्स्ट है 1938 में किस व्यक्ति ने वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा के गठन की मांग की? 1938 में। तो आप देखते हैं कि 1939 में जवाहरलाल नेहरू ने समय समय पर कांग्रेस की मांग को उठाया, लेकिन यानी ये प्रस्ताव यानी ये गठन की मांग की बात कब आ गई? 1938 में। तो लाया कौन? तो 1936 के बाद, यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस वाली बात, यानी फैजपुर में ये अधिवेशन हुआ था। उसके बाद आप देखते हैं कि उसके बाद की मांग कौन कर रहा है? तो उसके बाद जवाहरलाल नेहरू, और मूर्त रूप देने का कार्य कर रहे हैं। तो उसके बाद 1938 है या 1939? तो जवाहरलाल नेहरू। यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा? 1938 में किस व्यक्ति ने वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा के गठन की मांग की? जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 1942 में किस योजना के तहत यह स्वीकार किया गया कि भारत में एक निर्वाचित संविधान सभा का गठन होगा? 1942 की घटना क्रिप्स मिशन, 1946 जहां लिखा मिल जाए यानी कैबिनेट मिशन, और 1942 में एक और घटना भारत छोड़ो आंदोलन, और 1942 क्रिप्स मिशन और भारत छोड़ो आंदोलन होता है। फिर 1943 में क्या होता है? 1943 में वेवेल योजना आ जाती है। फिर उसके बाद 1945 शिमला सम्मेलन और 1946 कैबिनेट मिशन। ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्या बात की जा रही है कि वर्ष 1942 में किस योजना के तहत यह स्वीकार किया गया कि भारत में एक निर्वाचित संविधान सभा का गठन होगा, को युद्धोपरांत, युद्ध के बाद संविधान सभा का निर्माण करेगी, संविधान का निर्माण करेगी। यानी 1942 का जो क्रिप्स मिशन था, क्रिप्स मिशन में भारत के संविधान के गठन की बात जो है उसको स्पष्ट रूप से स्वीकार किया गया था। तो यहाँ पर स्पष्ट रूप से 1942 तो यानी क्रिप्स मिशन योजना। नेक्स्ट आप देखेंगे संविधान सभा के गठन की मांग सर्वप्रथम 1895 में किसके द्वारा प्रस्तुत की गई? संविधान सभा के गठन की मांग सर्वप्रथम 1895 में किसके द्वारा प्रस्तुत की गई? तो 1895 में सबसे पहली घटना भारत में संविधान के पर्सपेक्टिव में तो किसने की? बाल गंगाधर तिलक। और स्वराज विधेयक 1895 में जो भारत में संविधान सभा के सिद्धांत का दर्शन जो है सबसे पहले तिलक के निर्देशन में 1895 में स्वराज विधेयक में किया गया था। तो ये हो गया बाल गंगाधर तिलक। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत की संविधान सभा गठित करने का आधार क्या था? भारत की संविधान सभा को गठित करने का आधार क्या था? तो आधार क्या था? तो कैबिनेट मिशन प्लान 1946, यानी इसके आधार पर जो संविधान सभा का गठन किया गया, कितने प्रांतों से कितने मेंबर चुने जाएंगे, या जो भी जितने सदस्यों का जो चुनाव किया गया 389 मेंबर का, तो ये आधार क्या था? ये कैबिनेट मिशन योजना के आधार पर बने। तो यहाँ पर आप देखेंगे इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। भारत के संविधान सभा गठित करने का आधार क्या था? कैबिनेट मिशन प्लान 1946, बी ऑप्शन सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई? तो भारत की संविधान सभा कैबिनेट मिशन योजना के आधार पर गठित की गई, डी ऑप्शन हो जाएगा राइट। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है सन 1936 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा संविधान सभा के गठन की मांग कहां पर हुए अधिवेशन में रखी गई थी? 1936 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा जो संविधान सभा के गठन की मांग रखी गई थी वो अधिवेशन कहाँ हुआ था? वो अधिवेशन हुआ था फैजपुर में। तो फैजपुर यहाँ सही हो जाता है 11 का सी ऑप्शन। यानी आपको फैक्ट पता है कि 1936 में 1936 के बाद 1939 जवाहरलाल नेहरू मूर्त रूप देने का प्रस्ताव, फिर उसके बाद क्रिप्स मिशन और कैबिनेट मिशन। तो यहाँ पर जो 1936 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा संविधान सभा के गठन की मांग की जाती है, ये अधिवेशन कहाँ हुआ? तो फैजपुर अधिवेशन। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है
नेक्स्ट क्वेश्चन है कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा में कुल कितने सदस्य होने थे। तो कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा में कुल कितने सदस्य होने थे। आप इसका आंसर बहुत भली भांत दे पा रहे होंगे अगर आपने क्लासेस देखी हैं। तो कैबिनेट मिशन योजना, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 389 मेंबर, यानी 389 मेंबर टोटल जो थे वो कुल कितने सदस्य होने थे संविधान सभा में, तो 389। यानी क्योंकि उस समय कहा जाता है कि उस समय भारत की आबादी जो है वो 40 करोड़ के आसपास थी और 10 लाख पर एक मेंबर चुना जाना था। तो मोस्टली जो बड़ा आंकड़ा हुआ वो कि 400 मेंबर चुने जाएंगे, लेकिन 400 तो यहाँ पर जो एग्जैक्ट आंकड़ा है कि उसमें से, यानी एग्जैक्ट आंकड़ा क्या है कि 389 मेंबर जो है वो कुल कितने सदस्य होने थे, तो 389 मेंबर यानी 389 मेंबर सदस्य होने थे। फिर उसके बाद कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार, फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रस्तावित मूल संविधान में कुल सदस्यों का विभाजन किस प्रकार होना निश्चित हुआ था। तो प्रस्तावित मूल संविधान में कुल सदस्यों का विभाजन किस प्रकार होना निश्चित हुआ था, तो मैं आपको डिस्कस कर देती हूँ कि यानी कैबिनेट मिशन योजना के तहत कितने मेंबर जो हैं संविधान सभा के सदस्यों की कुल संख्या कितनी निर्धारित की गई कैबिनेट मिशन योजना के तहत। तो कैबिनेट मिशन योजना के तहत कुल 389, यानी संविधान सभा में कितने सदस्य होंगे, यानी संविधान सभा का जो गठन करना था तो संविधान सभा के कितने मेंबर होने, संविधान सभा के सदस्यों की कुल संख्या 389 निर्धारित की जाती है। इनमें से 389 में से कौन कौन लोग शामिल होते हैं, तो 389 में से 292 जो थे, 292 सदस्य ब्रिटिश भारत के थे, 292, यानी इसको लिखेंगे कि इसका डिवीज़न जो था वो 292, यानी ऐसे लिख देते 292 + 4, और उसके बाद नेक्स्ट आप देखेंगे कि 292 जो थे वो ब्रिटिश भारत, यानी जिन पर ब्रिटिश आधिपत्य था वहाँ से चुने जाने थे, वहाँ के प्रतिनिधि। तो 292 प्रतिनिधि जो थे वो ब्रिटिश भारत के, और ब्रिटिश भारत के थे कितने प्रांतों से कहा जाए तो कितने प्रांतों से, 11 प्रांतों से 292 सदस्य ब्रिटिश भारत वाले, और 4 जो थे वो चीफ कमिश्नरी क्षेत्र से, चीफ कमिश्नरी प्रांत से। चीफ कमिश्नरी प्रांत कौन कौन से, तो बेसिकली आप बहुत ईजी वे में याद कर सकते हैं कि 4 चीफ कमिश्नरी प्रांत कौन से थे, ABCD। अब ABCD इनके फुल फॉर्म क्या थे, तो A फॉर अजमेर, अजमेर कहाँ, राजस्थान वाला, तो A फॉर अजमेर, B मतलब यहाँ पे B बलूचिस्तान, बलूचिस्तान जो वर्तमान समय में पाकिस्तान के कब्जे में, यानी पाकिस्तान वाले क्षेत्र में, एरिया में पड़ता है, तो B फॉर बलूचिस्तान। फिर उसके बाद C फॉर कुर्ग, कुर्ग मतलब कर्नाटक, C फॉर कुर्ग मतलब कर्नाटक। फिर उसके बाद D फॉर दिल्ली, यानी दिल्ली। तो यानी 4 जो ब्रिटिश कमिश्नरी रीजन थे, यानी 4 जो चीफ कमिश्नरी प्रांत थे उनके नाम क्या थे, ABCD, A फॉर अजमेर, B फॉर बलूचिस्तान, C फॉर कुर्ग और D फॉर दिल्ली या दिल्ली। तो आपने ये 4 चीफ कमिश्नरी प्रांत बिल्कुल इजी वे में याद कर लिए। फिर उसके बाद 292 क्या थे, जहाँ पर ब्रिटिश प्रांत है, यानी 389 मेंबर में से 292 जो हैं वो ब्रिटिश भारत के, और 11 प्रांतों से चुनकर 11 प्रांतों से, और जो 4 हैं वो 4 चीफ कमिश्नरी प्रांत के हो गए। और फिर उसके बाद जो 93 बचे, यानी 93 जो सदस्य थे वो देसी रियासतों से चुने जाने थे, देसी रियासतें। यानी आप देखते हैं कि जो भारत का सिनेरियो, यानी अगर आपने देखा है, अगर आप पॉलिटी की सेशन देखे जाके, तो वहाँ पर क्या है कि जो ब्रिटिश, यानी जो भारत है, भारत में कुछ जो हिस्सा था वो ब्रिटिश भारत के कब्जे में था, और कुछ जो था वो देसी रियासतों, 2 ही बाद में बसते हैं, देसी रियासतों के अधीन कुछ क्षेत्र और ब्रिटिश भारत के अधीन कुछ क्षेत्र। तो उनमें से 93 जो था, 93 सदस्य देसी रियासतों से चुनकर आने थे, और 296 सदस्य में से 292 ब्रिटिश भारत के 11 प्रांतों से चुनकर, और 4 जो हैं वो चीफ कमिश्नरी प्रांत से आने थे। 4 चीफ कमिश्नरी प्रांत क्या थे, ABCD, अजमेर, बलूचिस्तान, कुर्ग और दिल्ली। तो ये तो थे 389 मेंबर का गठन की, इन 389 मेंबर को कैसे कैसे कहाँ से चुना जाना था। इनमें से ये जो ब्रिटिश प्रांत वाले, यानी ब्रिटिश आधिपत्य वाले ब्रिटिश भारत के थे, वो इनका हुआ था निर्वाचन, और जो 93 देसी रियासतें थी इनका हुआ था मनोनयन। और जो देसी रियासतें थी ये भी महारानी के अंडर में है, लेकिन यानी महारानी का अंडर में ही थे और टैक्स पे वगैरह करते थे। तो लेकिन जो शासन चलाते थे वो देसी राजा चलाते थे, इसलिए इनको देसी रियासतें कहा जाता था। तो 93 देसी रियासतें इनका हुआ था मनोनयन, और जो 296 थे इनका हुआ था निर्वाचन। तो जो 296 हुए थे निर्वाचन जो हुआ था, यहाँ पे
यानी जब चुनाव होते हैं 1946 में, और 1946 में जब विधानसभा के लिए चुनाव हुआ, चुनाव संपन्न कराया गया, और जो 296 ये थे जिनका निर्वाचन हुआ था, इनमें से कौन कितनी सीटें जीतता है, तो इन 296 में से चुनाव होने के बाद इनमें से 208 जो हैं वो कौन जीतता है, यानी कांग्रेस को 208 सीटें मिलती हैं। चुनाव होने के बाद कांग्रेस को 208 सीटें मिल जाती हैं, और फिर 73 जो हैं वो मुस्लिम लीग को मिल जाती हैं। 73 सीटें जो हैं वो मुस्लिम लीग को मिल जाती हैं, और बची जो अदर सीटें बची 15 सीटें, तो उन 15 में से 8 जो हैं वो निर्दलीय को मिलती हैं, और जो 7 हैं वो 7 करके अन्य छोटी छोटी जो पार्टियां थी, कम्युनिस्ट यानी यूनियनिस्ट और मुस्लिम यूनियनिस्ट, तो ये जो शेड्यूल कास्ट, कृषक प्रजा पार्टी, तो ये जो 7 पार्टियां थी उनको एक एक सीट मिलती है, निर्दलीय को 7 मिलती हैं, 73 जो हैं वो मुस्लिम लीग को मिलती हैं, और 208 कांग्रेस को मिल जाती हैं। तो इस तरह से ये 296 सीटें जो निर्वाचित हुई थी इन चुनाव होने के बाद, ये इन नतीजों में, यानी इन पार्टी को इतनी सीटें मिलती हैं। तो ये तो हो गया गठन। तो यहाँ पर आप सबसे पहले देखेंगे कि कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा में कुल कितने सदस्य होने थे, तो कुल कितने सदस्य होने थे, 389। ए ऑप्शन सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। प्रस्तावित मूल संविधान में कुल सदस्यों का विभाजन किस प्रकार होना निश्चित हुआ था। मूल संविधान में कुल सदस्यों का विभाजन जो है वो ब्रिटिश प्रांत से 292, देसी रियासतों से 93 और 4 मुख्य कमिश्नरी क्षेत्र से, यानी तीनों ऑप्शन सही हो जाते हैं, उपरोक्त सभी डी ऑप्शन राइट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान सभा में विभिन्न प्रांतों के लिए 292 सदस्यों का निर्वाचन होता था। आपने देख लिया 292 सदस्यों का निर्वाचन किस टाइप से हुआ 296 में। तो संविधान सभा में विभिन्न प्रांतों के लिए 292 सदस्यों का निर्वाचन होना था। इनमें से कांग्रेस के कितने प्रतिनिधि निर्वाचित होकर आए, तो आपने देखा कांग्रेस के कितने सदस्य जीते, तो कांग्रेस के 208 प्रतिनिधि जीत कर आए, मुस्लिम लीग के 73 और 15 जो हैं अन्य स्वतंत्र सदस्यों को 15 सीटें मिली, और छोटे समूह और जो स्वतंत्र सदस्य थे उनमें से 8 निर्दलीय थी, 7 जो हैं छोटी छोटी पार्टियां थी, उनको एक एक सीट मिल जाती है। तो 208 जो है कांग्रेस को कितने प्रतिनिधि निर्वाचित होकर आए, तो 208। नेक्स्ट क्वेश्चन है पुनर्गठन के फलस्वरूप वर्ष 1947 में संविधान सभा के सदस्यों की संख्या कितनी रह गई। तो पुनर्गठन के फलस्वरूप 1947 में आप जानते हैं 14 अगस्त 1947 और विभाजन हो जाता भारत पाकिस्तान का। भारत पाकिस्तान विभाजन होने के फलस्वरूप, यानी पहले क्या था, पहले इसमें देखिए आप बलूचिस्तान भी आ रहा है जो वर्तमान समय में पाकिस्तान के क्षेत्र में जा रहा है। तो इस समय यानी उस समय क्या था कि जब 389 मेंबर चुने गए थे, यानी 389 मेंबर चुनकर आने थे संविधान सभा के गठन के लिए, तो उस समय पाकिस्तान और भारत एक में थे। और फिर उसके बाद जब विभाजन हो जाता है तब यहाँ पर सीटें कम रह जाएंगी। तो यहाँ पर सीटें कितनी कम रह जाएंगी, तो यहाँ पर देखेंगे पुनर्गठन, यानी पुनर्गठन हुआ तब कितनी सीटें, यानी संविधान सभा के सदस्यों की संख्या कितनी रह गई 1947 में। तो 1947 पुनर्गठन के फलस्वरूप 200 जो 99 मेंबर हैं, यानी 299 मेंबर जो हैं वो बचते हैं संविधान सभा पुनर्गठन के फलस्वरूप 1947 में। संविधान सभा के सदस्यों की कितनी संख्या रह जाती है, तो 299 रह जाती है। तो आप देखेंगे इसका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान सभा यानी 299 अब बचे, जब पाकिस्तान अलग हो चुका है तब संविधान सभा के सदस्यों की संख्या कितनी रह गई पुनर्गठन के फलस्वरूप, 299 रह गई। संविधान सभा पुनर्गठित में देसी रियासतों के कितने प्रतिनिधि थे, तो देसी रियासतों के इनमें से कितने प्रतिनिधि थे, 70 जो है वो देसी रियासतों के प्रतिनिधि थे। और इनमें से यानी 299 को जब डिवीजन किया गया तो इसमें से 229 जो थे वो प्रांतों से थे और 70 जो थे वो देसी रियासतों के थे। यानी क्योंकि अब प्रांत और देसी रियासत इन दोनों में डिवीजन किया जाएगा, पाकिस्तान का क्षेत्र अलग हो गया तो सीटें भी कम पड़ गई। तो यहाँ पर सीटें कम हुई तो 299 में से 229 प्रांतों से और 70 जो है देसी रियासतों से। तो यहाँ पर आप देखेंगे संविधान सभा पुनर्गठित में देसी रियासतों के लिए कितने प्रतिनिधि थे, तो 70, और विभिन्न प्रांतों के लिए कितने प्रतिनिधि थे, तो 229। बी ऑप्शन राइट हो जाता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्मात्री परिषद में प्रत्येक प्रांत की आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधि
कितनी जनसंख्या के अनुपात में था। तो कितनी जनसंख्या के अनुपात में था? 10 लाख की जनसंख्या। आप 10 लाख की जनसंख्या कैसे थी कि यानी कैबिनेट मिशन 1946 में आया। 1946 में कैबिनेट मिशन भारत में आया और मिशन ने अपनी रिपोर्ट में संविधान सभा के गठन का एक सूत्र प्रस्तुत किया, जिसके आधार पर संविधान सभा निर्वाचित होनी थी और प्रांतों का प्रतिनिधित्व जो है वो जनसंख्या के आधार पर होना था। यानी 1946 में इसने जो संविधान सभा के गठन का एक सूत्र प्रस्तुत किया, जिसका आधार था कि संविधान सभा निर्वाचित होनी थी और प्रांतों का जो प्रतिनिधित्व था वो जनसंख्या के आधार पर होना था, जिसके तहत मोटे तौर पर मतलब प्रति 10 लाख व्यक्तियों पर एक प्रतिनिधि का निर्वाचन की व्यवस्था की गई थी। प्रति 10 लाख पर एक प्रतिनिधि के चुने जाने की व्यवस्था की गई थी। इसलिए यहाँ पर बी ऑप्शन राइट हो जाता है। नेक्स्ट क्या है? संविधान सभा के सदस्यों को निम्न में से किसने प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया? संविधान सभा के सदस्यों को कितने प्रत्यक्ष नहीं, यहाँ पर प्रत्यक्ष नहीं अप्रत्यक्ष रूप से होना चाहिए, तो आप सही कर सकते हैं। तो अप्रत्यक्ष रूप से, क्योंकि निर्वाचन जो हुआ है वो अप्रत्यक्ष रूप से ही हुआ है, तो प्रांतीय विधानसभा के सदस्यों द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव हुआ है। तो आप हर जगह अप्रत्यक्ष देखेंगे, प्रत्यक्ष चुनाव नहीं किया गया है। तो यहाँ पर प्रांतों की विधानसभाओं, और ये विधानसभाएं रिप्रेजेंट कर रही थी जनता को, तो इन विधानसभाओं द्वारा अप्रत्यक्ष निर्वाचन कहेंगे। तो इसका ऑप्शन क्या सही हो जाता है? इसका ऑप्शन सही हो जाता है कि संविधान सभा के सदस्यों को निम्न में से किसने प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया? तो प्रांतों, प्रत्यक्ष नहीं अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया, तो किसने? प्रांतों की विधानसभाओं। ये ऑप्शन राइट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। संविधान सभा में किस प्रांत का प्रतिनिधित्व सबसे अधिक था? संविधान सभा में किस, तो आप वर्तमान समय में भी देखते हैं यूपी में सबसे ज़्यादा लोकसभा सीटें, यूपी में सबसे ज़्यादा राज्यसभा सीटें, विधानसभा सीटें इतनी ज़्यादा। तो यूपी में लोकसभा सीटें कितनी हैं? यूपी में लोकसभा सीट है 80 और राज्यसभा सीटें कितनी हैं? राज्यसभा सीटें 31 और विधानसभा सीटें कितनी हैं? विधानसभा सीटें 403 प्लस 1 मनोनीत और 403 निर्वाचित विधानसभा की। और विधान परिषद की कितनी सीटें हैं? विधान परिषद की हैं 100 सीटें। तो यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर बेसिकली बात की जा रही है कि क्योंकि आप देखना जनसंख्या में ज़्यादा होने की वजह से यहाँ पर विधानसभा सीटें और लोकसभा सीटें सारी ज़्यादा हैं। पूरे भारत से में सबसे ज़्यादा सीट जो हैं वो यूपी उत्तर प्रदेश के पास है, जनसंख्या ज़्यादा होने के कारण भी आप देखते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि संविधान सभा यहाँ पर ये क्वेश्चन है, संविधान सभा में किस प्रांत का प्रतिनिधित्व सबसे अधिक था? तो सबसे ज़्यादा प्रतिनिधित्व किसका होगा? तो संयुक्त प्रांत, यूपी का पुराना नाम संयुक्त प्रांत। तो इसको क्या कहेंगे? डी ऑप्शन राइट हो जाता है। नेक्स्ट है, संविधान सभा में किस देशी रियासत के प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया था? संविधान सभा में किस देशी रियासत के प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया था? तो बेसिकली भाग नहीं लिया था वो हैदराबाद की रियासत थी। तो संविधान सभा के में किस देशी रियासत के प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया था? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर सही हो जाएगा हैदराबाद रियासत ने भाग नहीं लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बी आर अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था। तो बी आर अम्बेडकर जो हैं उनका निर्वाचन जो हुआ था वो पश्चिम बंगाल से हुआ था और इसकी स्टोरी भी मैंने पूरी बताई थी कि बी आर अम्बेडकर चुने गए थे पश्चिम बंगाल से, और पश्चिम बंगाल आप जानते हैं मुस्लिम बहुल इलाका, तो यहाँ पर मुस्लिम लीग यानी मुस्लिम कम्युनिटी ज़्यादा थी और वहाँ से चुनकर आते हैं बी आर अम्बेडकर। और यहाँ पर यानी आप देखते हैं कि जो भारत के यानी कि संविधान निर्माता के जनक कहे जाते हैं और वो उनके पास कोई सीट नहीं होती, यानी उनको भारत के संविधान सभा में शामिल करना एक अहम इच्छा होता है उनको शामिल करना, लेकिन वो कहीं से निर्वाचित तो होने चाहिए, यानी वो सदस्य तो बनने चाहिए। तो निर्वाचित होने के लिए वो पश्चिम बंगाल की सीट से जीत कर आते हैं, लेकिन पश्चिम बंगाल की सीट, पहले वो मुंबई की सीट से खड़े होते हैं, लेकिन मुंबई की सीट से खड़े होने के बाद वो हार जाते हैं इस सीट से, यानी इतने प्रमुख मेंबर होने के बावजूद संविधान सभा के वो हार जाते हैं और उन्हें शामिल करना भी जरूरी है। जब तक वो निर्वाचित यानी कि कोई सीट नहीं होगी तब तक वो संविधान सभा के सदस्य बन नहीं सकते। तो अब उनको कहीं ना कहीं से तो वो पश्चिम बंगाल से जीत कर आते हैं, पश्चिम बंगाल से वो निर्वाचन के थ्रू जीत कर आते हैं निर्वाचन में। फिर उसके बाद पश्चिम बंगाल से जीतने के बाद क्या होता है, जब पाकिस्तान और भारत का विभाजन हो जाता है तो उनकी वो सीट चली जाती है। अब जब सीट चली गई तो इनको दोबारा कहीं ना कहीं से आना पड़ेगा। तो इसके बाद यहाँ पर जो मुंबई थी, मुंबई में एम आर जयकर की सीट खाली कराई जाती है और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो हैं उनसे कह करके, यानी एम आर जयकर की सीट खाली कराई जाती है उस स्थान पर किसको, बी आर अम्बेडकर को नियुक्त किया जाता है। तब वो एक प्रतिनिधि के रूप में संविधान सभा के सदस्य के रूप में बनते हैं। तो यहाँ पर आप देखें कि बी आर अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन पूछा जा रहा तो पश्चिम बंगाल से, ए ऑप्शन राइट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप क्या देखेंगे, क्योंकि पूर्वी बंगाल से वो चुने गए थे, फिर भारत पाक विभाजन होने के पश्चात जो है बंगाल जो है पूर्वी जो बंगाल है
पूर्वी बंगाल। पूर्वी बंगाल, क्योंकि बांग्लादेश जो है वो उसको क्या कहते हैं, पूर्वी बंगाल, पूर्वी पाकिस्तान, यानी जो पूर्वी बंगाल एक तरह से कहते हैं। तो बी आर अम्बेडकर पूर्वी बंगाल से चुने गए थे और भारत पाक विभाजन के पश्चात जो पूर्वी बंगाल वो पाकिस्तान में चला गया। तो इससे क्या हुआ, इससे डॉक्टर अम्बेडकर को संविधान सभा में शामिल होने के लिए मुंबई प्रेसिडेंसी की जो पूना संसदीय सीट थी वहां पर एम आर जैकर से त्यागपत्र दिलाया गया और वहां से उपचुनाव में निर्वाचित होकर पुनः संविधान सभा में ये सम्मिलित हो जाते हैं बी आर अम्बेडकर। दो बहुत महत्वपूर्ण नाम, महात्मा गांधी और मोहम्मद अली जिन्ना, ऐसे प्रमुख राष्ट्रीय नेता थे जो संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। आपका क्वेश्चन बन सकता है कि दो प्रमुख नेता महात्मा गांधी और मोहम्मद अली जिन्ना ये जो हैं ये इतने प्रमुख राष्ट्रीय नेता होने के फलस्वरूप भी संविधान सभा के सदस्य नहीं हैं। तो आपको याद रखना है ये पॉइंट, ठीक है। तो हम लोग डिस्कस करते हैं कि बी आर अम्बेडकर संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था पश्चिम बंगाल से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुस्लिम लीग ने किस कारण संविधान सभा का बहिष्कार किया। तो मुस्लिम लीग ने किस कारण संविधान सभा का बहिष्कार किया, इसलिए बहिष्कार किया था कि मुस्लिम लीग जो है मुस्लिमों के लिए एक अलग संविधान सभा चाहता था, इसलिए यानी इसका 23 का सी ऑप्शन राइट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा का चुनाव निम्न में से किसके आधार पर हुआ। तो संविधान सभा का जो चुनाव था वो वर्गीय मताधिकार के आधार पर हुआ। वर्गीय मताधिकार यानी 24 का डी ऑप्शन सही हो जाता है। फिर उसके बाद आप देखेंगे संविधान सभा के सदस्य प्रतिनिधि थे। तो कहाँ के प्रतिनिधि थे, गवर्नर जनरल द्वारा मनोनीत, जनता द्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचित, नहीं, जनता द्वारा अप्रत्यक्ष निर्वाचित, या फिर कांग्रेस और मुस्लिम लीग द्वारा नामांकित। तो जनता द्वारा अप्रत्यक्ष निर्वाचित थे संविधान सभा के सदस्य, यानी विधानसभाओं के सदस्य द्वारा जो विधानसभाओं के सदस्य जो थे यानी यहाँ से निर्वाचित होकर आए तो वो एक तरह से जनता को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो जनता द्वारा अप्रत्यक्ष निर्वाचित हम कह सकते हैं संविधान सभा के सदस्य, यानी संविधान सभा के सदस्य प्रतिनिधि थे। तो यहाँ पर क्या आंसर सही हो जाता है, बी ऑप्शन, जनता द्वारा अप्रत्यक्ष निर्वाचित। नेक्स्ट देखते हैं कि भारतीय संविधान निर्माती सभा है। तो भारतीय संविधान निर्माती सभा किनके द्वारा, प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा परोक्ष रूप से अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली द्वारा चुनी गई। तो इसका ऑप्शन क्या सही हो जाता है, इसका ऑप्शन 26 का बी सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप पॉज कर दिया करें मेरे आंसर बताने से पहले, फिर आप आंसर अपने देख सकते हैं क्या सही हो रहा। भारतीय संविधान को किसने बनाया, तो भारतीय संविधान को किसने बनाया, तो संविधान सभा ने बनाया। 27 का ए ऑप्शन सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा के लिए चुनाव कब संपन्न हुए। कब संपन्न हुए, तो चुनाव कब कराए गए, तो 1946 में। कब संपन्न हुए, तो कब संपन्न हो जाते, तो 1946, बी ऑप्शन राइट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान सभा की स्थापना कब हुई। तो भारतीय संविधान सभा की स्थापना जो है वो कब हो जाती है, 26 नवंबर 1949 को। संविधान सभा की स्थापना कब हो जाती है, 26 नवंबर स्थापना कह रहा है, संविधान सभा की स्थापना। तो संविधान सभा की स्थापना कब हो जाती है, 9 दिसंबर 1946 को। 9 दिसंबर 1946, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा, भारत के संविधान सभा की स्थापना कब हुई, 9 दिसंबर 1946। और आप देखते हैं पहली बैठक हुई, फिर उसके बाद 9 दिसंबर 1946। फिर उसके बाद नेक्स्ट है, संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ। तो संविधान सभा का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ, तो पहला अधिवेशन होता है दिल्ली में। संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ, तो संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन जो है वो दिल्ली में होता है। नेक्स्ट आप देखेंगे, संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की। संविधान सभा का उद्घाटन हुआ और उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की है, तो सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष बना दिया जाता है, यानी उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता करते हैं। तो अध्यक्षता किसने की, सच्चिदानंद सिन्हा। फिर उसके बाद स्थायी अध्यक्ष किसे बनाया जाता है, आप 34, 35 देख लें, फिर 2 क्वेश्चन जो 32, 33 है उसको भी डिस्कस कर देते हैं। संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे, तो स्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। फिर 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष किसे चुना जाता है, बी ऑप्शन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये 2 छूट गए थे। संविधान सभा का पहला सत्र हुआ, तो संविधान सभा का पहला सत्र कब हो जाता है, 9 दिसंबर 1946, यानी 32 का सी ऑप्शन। फिर है संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष, तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। तो आपने ये 35 क्वेश्चनों के बारे में डिस्कशन कर लिया। आई होप आपको सेशन अच्छा लगा होगा और आपको पूरा बेसिक कॉन्सेप्ट भी तैयार होता जाता है। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कम से कम दिन के 25 से 30 मिनट निकाल करके इन क्वेश्चन को सॉल्व करें, तो आपका एक अच्छा रिविज़न भी होता रहेगा। थैंक यू दोस्तों, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।